नमस्कार, मैं विकास कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है नेपाल सेंट्रिक। दर्शकों, सच्ची मित्रता बेहद ज़रूरी होती है और अगर वो सच्चा मित्र पड़ोसी हो तो बहुत ही रिश्ता खास हो जाता है। और इस विषय पर हम खास तौर पर आज चर्चा करें। हम बात करेंगे भारत नेपाल मैत्री संबंध की, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व विधायक और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मनोज शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सर, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले जानना चाहेंगे जो भारत नेपाल का जो संबंध है, जो मित्रता है, जो मैत्री संबंध है, वह उसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालें। और कहते हैं कि यह संबंध जो है वो रोटी बेटी का संबंध है। ये कैसा संबंध? भारत नेपाल का संबंध है ये आज का नहीं, मतलब जब से सदियों से, चूँकि टेरिटरी ऐसी है, भौगोलिक स्थिति ऐसी है, इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। आपने अच्छी बात कही, जो बेटी रोटी की रिश्ते की बात कही, ये आप सतयुग के ज़माने से भगवान राम का विवाह जनकपुर में हुआ, माता सीता माता जानकी उसी इलाके से थे, तो बेटी रोटी का संबंध तो उस समय से ही चालू हो गया। आप देखेंगे रोटी का संबंध कैसे है, रोटी बेटी के साथ में रोटी क्यों बोला जा रहा है। पूरे कई वर्षों से, अंग्रेज़ों के आने के पहले, मुगलों के आने के पहले, ये इलाका ऐसा था कि जो नेपाल की जो नदियाँ थी, जो ट्रांस हिमालयन नदी प्रणाली थी, वो उद्गम स्थल थी पूरे उत्तर भारत में जो नदियाँ प्रवाहित होती है। और वो नदियाँ अपने साथ में उर्वरता लेके आती थी। जो हमारा जो फसल का उत्पादन था उस नदियों के पानी के सहारे था, तो वो रोटी भी हमारे यहाँ पैदा करती थी। और बाद के दिनों में जब रोजगार सृजन होने लगे तो नेपाल के भी कई लोग पूरे भारतवर्ष में व्यापार किए, नौकरी किए, सर्विस सेक्टर में गए। और भारत से भी कई लोग, कई उद्यमी नेपाल में जाकर अपना व्यापार का प्रचार प्रसार किए। तो ये हो गया रोटी का रिश्ता। अब मैंने राम जी और सीता जी का उदाहरण दिया, और उसके बाद में आप देखेंगे कि जब हम दो देश के रूप में आइडेंटिफाई हुए, ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने एंग्लो नेपाल वॉर हुआ, और उसके बाद में एक सीमाएं निर्धारित कर दी गई। तो उसके बाद भी लोगों के बीच में वो बाउंड्री कभी ऑब्स्टेकल नहीं रही, कभी वो बंधन नहीं रही। शादी ब्याह, मतलब हजारों शादियाँ ब्याह आप देखेंगे कि बिहार के, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के, पश्चिम बंगाल के, सिक्किम के लोगों की नेपाल के लोगों के साथ में होते आई हैं। आप जब भी कभी आप शादी के समय, जो शादी का मौसम होता है जिसे हम लोग लगन कहते हैं, हम लोग अपनी भाषा में लगन के समय में जाएं, तो जो नो मैंस लैंड है नेपाल और भारत के बीच, तो वहाँ जो आपको शहनाई की धुनें सुनाई पड़ेंगी, उसमें आपको ये कभी नहीं लगेगा कि हम किसी दूसरे देश में शादी का ये वातावरण देख रहे हैं। आपको बिल्कुल लगेगा कि आप अपने गांव में, अपने ज़िले में, अपने राज्य में आप वो शादी का माहौल देख रहे हैं। जब बहुएं भी आती हैं, चाहे वो भारत की बेटी नेपाल में बहू बनकर जाए, चाहे वो नेपाल की बेटी भारत में बहू बनकर आए, तो उसे भी कभी ये नहीं लगता है कि वो किसी पराये देश में जा रही। तो ये इतना मधुर रिश्ता है। और संकट की स्थिति में जब दोनों परस्पर जो एक दूसरे के रिलेटिव्स होते हैं, संकट के समय में अगर कोई रिलेटिव, कोई नेपाल का रहने वाला हो, कोई भारत का रहने वाला हो, कोई संकट में आता है, तो उसके साथ में पूरा दमखम के साथ में वो पूरा रिलेटिव के साथ में समाज खड़ा होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी मैं हाल के दिनों में मैं आपको एक जिक्र करना चाहता हूँ कि कोरोना काल में जब बॉर्डर सील कर दी गई थी। अब समस्या ये थी कि दोनों तरफ के लोग थे, एक दूसरे के संबंधी थे, सगे संबंधी थे। हाल समाचार तो फ़ोन के माध्यम से मिल रहा था, मिलना जुलना नहीं हो पा रहा था। और जब कभी कोई दवाई की आवश्यकता होती थी, चाहे इस तरफ से चाहे उस तरफ से, तो केवल व्हाट्सएप पे अगर वो दवा का वो लोग पर्ची भेज देते थे, तो सगे संबंधी लोग अपनी पूरी क्षमता लगा के एसएसवी के माध्यम से वो दवा बॉर्डर क्रॉस करके उनको उपलब्ध कराते थे। तो मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि जो सगे संबंधी भी हैं, वो भी पूरी दृढ़ता के साथ में, पूरी मजबूती के साथ में एक दूसरे के प्रति खड़े रहते हैं। इसलिए ये बेटी रोटी का संबंध जो हर दिन मजबूत होता जा रहा है। और हमारे नेपाल के बीच में कोई ये बाउंड्री, एक बंधन नहीं है। हमारी शादियां होती हैं,
हमारे यहाँ के लोग उन लोगों को रोज़गार देते हैं, हमारे यहाँ के लोग वहाँ जाकर रोज़गार करते हैं। इसलिए ये बेटी रोटी के संबंध के बारे में ये सर्वाधिक अगर कोई बात कही जाती है भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में, तो ये बेटी रोटी का रिश्ता आता है। जी सर, आपने सही कहा। ये जो संबंध है रोटी बेटी का संबंध है, और ये संबंध जो है मधुर और मजबूत रिश्तों को दर्शाता है। सर, अगर 1950 की संधि की बात करें, मित्रता, भारत नेपाल मित्रता और शांति संधि की अगर बात करें, तो यह जो संधि है कहीं ना कहीं ये मजबूत रिश्तों को दर्शाता है। मैं चाहूँगा इसके बारे में आप थोड़ा दर्शकों को बताएं। हाँ बिल्कुल, देखिए 1950 में देश आज़ाद हुआ था 1947 में, और इसके पहले नेपाल की संधि ब्रिटिश इंडिया के साथ में थी। तो नेपाल कमोवेश ब्रिटिश इंडिया पे एक आश्रित था, या कहिएगा कि एक अनुआश्रय संबंध भी था। चाइना एक थ्रेट था ही, और आपको ध्यान हो कि उसी के समय में चाइना तिब्बत पे अधिकार जमा रहा था। अब तिब्बत पे अधिकार जब वो जमा रहा था, जिस तरीके से कर रहा था, जिस तरीके से तिब्बती लोग परेशान थे और पलायन कर रहे थे, उस समय ये एक भय का वातावरण था कि कहीं नेपाल के साथ में भी ऐसा नहीं हो। उस समय भारत ने पहल किया। उस समय नेपाल में राजा हुआ करते थे त्रिभुवन, और उनके जो हेल्पिंग हैंड होते थे राणाज होते थे। भारत में लोकतांत्रिक पद्धति से सरकार चल रही थी। हमारे देश के भी जो वहाँ पर एम्बेसडर थे और उनके काउंटर पार्ट वहाँ पर राजा त्रिभुवन के भी लोग थे। तो एक ट्रीटी साइन हुई काठमांडू में, जिसे मित्रता और शांति की संधि कही गई। 1950 की ये बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है, क्योंकि सुगौली पैक्ट के बाद, जो लगभग 1816 के आसपास में हुआ था ब्रिटिशर्स के साथ में, उसके बाद ये एक महत्वपूर्ण संधि नेपाल के इतिहास में एक, आप कह सकते हैं कि नेपाल के पूरी संप्रभुता के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण संधि थी। और इस संधि ने नेपाल को उस पूरे रीजन में जो चाइना का प्रभाव बढ़ रहा था, तिब्बत को कब्जा लेने के जो प्रयास चल रहे थे और लगभग वो तिब्बत पे हावी हो गया था, तो हम लोगों ने उसे रोकने का काम किया। और उस संधि की सबसे खास बात ये थी कि दोनों देश के नागरिकों को ये आज़ादी थी कि बिना रोक टोक के आप एक दूसरे के देश के सीमा में जा सकते हैं। अब विशेष तौर पे चूँकि नेपाल एक छोटा स्टेट है और वहाँ रोजगार के अवसर कम हैं, इसलिए हम लोगों ने ये एक इंटरनल समझौता किया कि हम बहुत अधिक संख्या में वहाँ के सरकारी नौकरी में नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोगों ने इनवाइट किया कि नेपाल के लोग जब चाहें भारत के या भारत के अधीन रहने वाले जो हमारे राज्य हैं, उनके सरकारी नौकरियों में वो जा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, गैर सरकारी नौकरी में जा सकते हैं, ज़मीनें खरीद सकते हैं। ये सुविधाएं दी गई। इसके साथ साथ में हम लोगों ने ये एश्योर किया, हम इस प्रतिबद्धता के साथ में उस संधि में हम बंधे हुए हैं कि नेपाल की जो भी ज़रूरत है, क्योंकि वो एक लैंडलॉक स्टेट है, तो जो भी ज़रूरत है वो हम अपने पोर्ट से, हम अपने हाईवे से नेपाल को आपूर्ति करेंगे, और हम कर रहे हैं। आज भी लगभग 8 हाईवे है जो नेपाल को जोड़ती हैं। इसके साथ साथ में हम नेपाल के संपूर्ण विकास के लिए कई ऐसे कार्य किए गए जिसमें भारत और नेपाल के नागरिकों का रिश्ता मजबूत हो। इस तरीके से हम उसके पूरे कह सकते हैं कि 2 धर्म हैं नेपाल में, लगभग 82-83% हिंदू हैं और कुछ बौद्ध हैं, और दोनों का रिश्ता भारत से रहा है। इसलिए संधि काफ़ी महत्वपूर्ण संधि मानी गई, और उसके बाद में उसी संधि को हम लोग आगे कैरी कर रहे हैं। सर, आपने कनेक्टिविटी की बात की, संपर्क कार्यक्रम की बात की, तो किस तरह के जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया जाता था ताकि जो लोग हैं, भारत नेपाल के लोग हैं, उनका विकास हो सके, वो मिल सके, और जो विचार है, जो संस्कृति है, वो आदान प्रदान हो सके? मैं चाहूँगा उस पर आप ज़रूर चर्चा करें। हाँ बिल्कुल, कनेक्टिविटी के मामले में भारत ने काफ़ी प्रयास किए हैं कि नेपाल और भारत का जो संपर्क और संवाद बना रहे। अभी आप देखेंगे कि लगभग 8 राजमार्ग, मैंने पहले भी कहा कि 8 राजमार्ग से नेपाल को हम जोड़ते हैं। और एक आपने कार्यक्रम सुना होगा सागर माथा,
तो ये सागर माथा क्या है, इसे समझने की आवश्यकता है। सागर को हम हिंद महासागर से कनेक्ट करते हैं, मतलब उसे हिंद महासागर का नाम देते हैं, और माथा माउंट एवरेस्ट। तो हिंद महासागर और माउंट एवरेस्ट को कैसे जोड़े, वो हम लोगों ने एक सागर माथा का नामकरण दिया। हम बे ऑफ बंगाल से, हम हिंद महासागर से, हम अरब सागर से कनेक्टिविटी नेपाल को देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब एक समस्या है रेल लिंक। आपने कई दिनों से ये सुना होगा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेल लिंक की बात चल रही है, रक्सौल से काठमांडू, लगभग 130 किलोमीटर इसके आसपास का कुछ रेल लिंक ये होगा, उस पर काम चल रही है। कई दिनों से जयनगर कुर्था रेल लिंक, जिसे बढ़ा के बर्दीमास तक ले जाया गया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रेल लिंक है। वैसे ही आप पे राम जानकी जी का जो स्थान रहा है, वहाँ के लिए रेल लिंक बनाया जा रहा है। लगभग 4-5 रेल लिंक बनाई जा रही हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें है वो रक्सौल से काठमांडू को कनेक्टिविटी देने का। ऐसे ही आप देखेंगे कि जो ट्रांसमिशन लाइन है, 132 kV का ट्रांसमिशन लाइन, उसकी व्यवस्था की जा रही है। जब तक हम वहाँ हाइड्रो पावर पूर्ण रूपेण हम प्रोड्यूस नहीं कर लें, जितनी आवश्यकता है नेपाल को और जितना हम उससे ले पाएंगे अपना प्रतिशत, तो कई ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं कि जो नेपाल के साथ में हमारे संपर्क को और आगे बढ़ाएंगे। आपने इसी संदर्भ में सांस्कृतिक बात भी कही थी, तो आपको ये ध्यान होगा कि हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लुम्बिनी गए थे, और जो कल्पना है हमारी और नेपाल की साझा सरकारों की, जो कल्पना है कि जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो हमें आपस में जोड़ती है, और जो उस आपस में सांस्कृतिक विरासत को जोड़ने में जो महत्वपूर्ण स्थल है, उसकी कनेक्टिविटी भी किया जाए। अब आप देखिएगा कि पशुपतिनाथ काठमांडू में भगवान शिव का स्थल, और काशी बनारस में भगवान शिव का स्थल, तो ये 2 सिटी जो है ये हमें कनेक्ट करती हैं भगवान शिव से। तो एक प्रोग्राम वो चल रहा है। फिर दूसरा आप आइए भगवान राम, तो अयोध्या, माता सीता, जनकपुर, तो ये तो 2 शहर हैं, 2 सिटी है, ये हमें कनेक्ट करती है, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। तीसरा गौतम बुद्ध, शिव, राम, गौतम बुद्ध। अब गौतम बुद्ध लुम्बिनी, गौतम बुद्ध गया, बोध गया, उसकी कनेक्टिविटी चल रही है। तो जो जिस स्थल से हम सांस्कृतिक रूप से जुड़ रहे हैं, ऐतिहासिक रूप से जुड़ रहे हैं, तो वैसे भी शहरों को हम जोड़कर एक अपना सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध कायम बना रहे, मजबूती के साथ बना रहे, उस पर भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से काम चल रहा है। इसलिए ये हमारा सांस्कृतिक ऐतिहासिक संबंधों को बनाए रखने के लिए कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, और इस कनेक्टिविटी पे हम बहुत जोर शोर से काम कर रहे हैं। सर, नेपाल भारत के 5 राज्य उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और बिहार की सीमाओं को साझा करता है, साथ साझा करता है। सर, तो कई बार ये भी देखने को मिलता है, जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो काफ़ी जुड़ाव देखने को मिलता है, और आर्थिक रूप से भी आदान प्रदान देखने को मिलता है। मैं चाहूँगा इस पर आप ज़रूर चर्चा करें। देखिए, ऐसा है कि मुगल काल में नेपाल एक स्वतंत्र राज्य था। मुगल काल जब डिक्लाइन होने लगा, जब उसकी अवनति होने लगी, और मुगलों का जब हिंदुओं से टकराव बढ़ने लगा, तो जो नेपाल का राजशाही था उसने मुगलों पे दबाव बनाया। तो उससे क्या हुआ, कुमाऊं गढ़वाल, जो उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, उसके कुछ इलाके, अवध, जो अवध के नवाब जिसको प्रांत के रूप में गवर्न करते थे, उसके इलाके, बंगाल, जो बंगाल के नवाब मुर्शिदाबाद से जिसको गवर्न करते थे, उसमें आपको बिहार, पश्चिम बंगाल और कुछ सिक्किम के इलाके, वो नेपाल के राजशाही के अधीन आए। उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, और चूंकि नेपाल भी हिंदू राष्ट्र, यहाँ की आबादी भी हिंदू, तो ये एक सामान्य सी बातें थी। उसके बाद ब्रिटिशर्स आए। ब्रिटिशर्स की लड़ाई किससे थी? मुगलों से थी।
पलासी वार के बाद की जो सिचुएशन बदली, तो एक समय ऐसा आया कि जब ब्रिटिश पूरे भारत में अपना प्रचार प्रसार करने जा रहे थे, तो उनके नेपाल के सेना से भी उनका लड़ाई हुआ, जिसे एंग्लो नेपाल वॉर कहते हैं। ये 1814 से 16 के बीच में चला। उसके बाद उस वार के बाद में जो सुगौली पैक्ट हुआ, तो उसमें कुछ इलाके जो आज भारतवर्ष में हैं, ये रिश्ता तो बेटी रोटी का था ही। तो उत्तराखंड के कुमाऊं गढ़वाल, उत्तर प्रदेश का आपका पूरा उत्तरी इलाका, लगभग उत्तरी इलाका उत्तर प्रदेश का, जो आप इसके 5-6 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के जो उससे लगते हैं। वैसे ही बिहार के भी 5-6 ज़िले हैं जो नेपाल से लगते हैं। पश्चिम बंगाल का भी वो जलपाईगुड़ी दार्जिलिंग का जो इलाका है वो नेपाल से लगता है। वैसे ही सिक्किम। तो ये 5 राज्य हैं हमारे जो 3 तरफ से नेपाल के साथ में सटे हुए हैं। और मैंने आपको ऐतिहासिक संदर्भ बताया ही, चाहे वो मुगलों के समय से या ब्रिटिशर्स के समय से, तो हमारा संबंध तो रहा ही। एक ही टेरिटरी, एक ही लोग, कुमाऊं गढ़वाल के लोग जो नेपाल की जो पश्चिमी सीमा है सामान्य लोग थे। आपका उत्तर प्रदेश के जो 5-6 जिला हैं, बिहार के जो 5-6 जिला के लोग हैं, जो नेपाल का तराई क्षेत्र है, एक ही लोग थे। वैसे ही आप दार्जिलिंग का जो क्षेत्र है, सिलीगुड़ी का क्षेत्र है, तो नेपाल का जो पूर्वी इलाका है वो एक लोग थे। सिक्किम के लोग, वो लोग एक लोग थे। तो ये इतनी तरीके से जो सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए एक ही लोग हैं, अलग अलग सीमाओं पे उनके एक ही लोग हैं। इसलिए जो ये 5 राज्य हैं उनका बहुत ही अधिक के सांस्कृतिक संबंध रहा है, क्योंकि एक तरह के लोग, एक तरह की बोली, एक तरह का पहनावा, एक तरह का विचार। और कालांतर में भी आप देखेंगे कि सदियों से, मैं समझता हूँ कि जब से सृष्टि की रचना हुई होगी और मानव जाति का आबादी बसावट हुआ होगा उन इलाकों में, तब से ये संबंध रहा है। इसलिए इन 5 राज्यों का विशेषकर काफ़ी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, कई ऐसे आप देखेंगे कि आचार व्यवहार में भी कई ऐसे मंदिर हैं, कई ऐसे आयोजन हैं जो लोग एक दूसरे के सीमा के अंदर में जाके मनाते हैं। ये कमोबेश 5 राज्यों के लोगों के साथ में यही स्थिति है। इसलिए 5 राज्य के जो आपने ये प्रश्न किया, उसका मैं समझता हूँ कि ये 5 राज्य नेपाल से न केवल भौगोलिक रूप से जुड़े हुए हैं, ये सांस्कृतिक रूप से भी और ऐतिहासिक रूप से भी और परस्पर सगे संबंधी के रूप में भी जुड़े हुए हैं। सर, अरुण नदी बांध परियोजना की अगर बात करें तो क्या है ये परियोजना, किस बारे में थी, मैं चाहूँगा इस पर बताएं। अरुण नदी बांध परियोजना जो है, ये अरुण नदी पे, ये पूर्वी नेपाल का एक कोई शंखु बासवा जिला है, उस पे ये किया गया है। ये 2017 के से अधिक इनिशिएटिव इसमें चालू हुए हैं और इसमें लक्ष्य है कि हम लगभग 2000 से ऊपर मेगावाट पन बिजली पैदा करें। इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये पूरा बूट सिस्टम पे होगा और भारत इसमें इन्वेस्ट करेगा। जो आपका सतलुज जल विकास निगम लिमिटेड है, इसमें ये काम कर रही है और ये 30 साल का एग्रीमेंट है। इस 30 साल के एग्रीमेंट में हम यहाँ पे 5 वर्षों में प्रोडक्शन चालू कर देंगे और इसका जो जितना हम बिजली उत्पादन करेंगे उसका 22% हम नेपाल को फ्री देंगे। और ये जब तक ये टेन्योर है, जैसे मैंने बताया कि 30 साल का टेन्योर है, तो उसमें एक अधिकांश टेन्योर तक हम नेपाल को 22% बिजली मुफ्त देंगे। इसका सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा बिहार को इसलिए है कि जो ट्रांस हिमालयन ये नदी है अरुण नदी, और यही उद्गम स्थल, सप्तकोशी नदी प्रणाली का ये उद्गम स्थल है। तो जो हम बाढ़ के विभीषिका से परेशान रहते हैं, तो काफ़ी हद तक उस पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। इसलिए नेपाल के लिए, बिहार के लिए, भारत के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना है और इसका काफ़ी लाभ मिलेगा। सर, भारत नेपाल का महत्वपूर्ण भागीदार होने के साथ साथ कह सकते हैं विदेशी निवेशक भी है, सबसे बड़ा स्रोत है। मैं चाहूँगा इसकी आप ज़रूर चर्चा करें। बिल्कुल। देखिए क्या है कि नेपाल में लगभग 55 देश हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में वहाँ निवेश करते हैं और आपको ये जानकर खुशी होगी कि भारत इसमें नंबर 1 है। अब नंबर 1 कैसे है? हम आज के डेट में आप देखेंगे तो लगभग मतलब 75.5 बिलियन का निवेश भारत का है और चाइना इसमें सेकंड है। लेकिन आप चाइना का देखेंगे कि उसका 33 बिलियन के आसपास में है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि लगभग हम जो नेपाल में निवेश करते हैं, नेपाल में जो निवेश होता है उसका 33% हम करते हैं। सेकंड में चाइना हमसे आधे से भी कम 14% पे है।
मैंने कहा ना 55 देशों करते हैं जिसमें 33% निवेश हम करते हैं। उसके बाद में आपको आयरलैंड है, सिंगापुर है, यूएई है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है। इन लोगों का फिर निवेश का स्तर आपको 10% से नीचे होता चला जाता है। आप देखेंगे कि ये पूरा जो हम लोन के माध्यम से, चाहे परियोजना के माध्यम से, चाहे इंडस्ट्री के माध्यम से, नेपाल की जो आर्थिक गतिविधि है उसको संचालन करने में हमारा सबसे बड़ा रोल है। और ये केवल यही, इसलिए मैंने आपको प्रतिशत के हिसाब से बताया कि आज जो चाइना एक दादागिरी दिखाने का प्रयास करता है नेपाल के ऊपर में या अपने आसपास में, हम तो पड़ोसियों के साथ में संबंध मधुर बनाने वाले देश हैं। हमारे लिए नेबरहुड फर्स्ट है, पड़ोसी हमारे लिए पहला है। इसलिए हम नेपाल में इतना भारी निवेश, और आने वाले दिनों में जितने ये संपर्क के माध्यम चल रहे हैं, ये निवेश, मुझे पूरा विश्वास है कि भारत जिस इकोनॉमी गतिविधि से बढ़ रहा है, ये निवेश 50% तक जाएगा। और चूँकि हम लोग एक लोग हैं, एक जैसे लोग हैं, पारिवारिक लोग हैं, हमारा नेपाल का रिश्ता बेटी रोटी का रिश्ता है, तो हम तो आह्वान भी करते हैं कि इस निवेश को और बढ़ाया जाए। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी आपने प्रदान की। भारत नेपाल मैत्री संबंध की अलग अलग विकास योजनाओं से हमें रूबरू कराया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के अंक में हमने बात की भारत नेपाल मैत्री संबंध की। हमने जाना भारत नेपाल की जो विकास योजनाएं हैं उन पे हमने आज चर्चा की। अगले अंक में फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी विकास कुमार मिश्रा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। पर आप देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।